हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैरियर विल बायोलॉजी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दो किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई और किंगडम मोनेरा। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं और लाइव आकर ये कमेंट करें कि सब कुछ क्लियर है, तो फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, सेशन का आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ मानवी जुड़ चुकी हैं, सूरज हमारे साथ हैं, विवेक हैं, देवेंद्र साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। So today we are going to discuss किंगडम फंजाई एंड किंगडम मोनेरा। दो किंगडम और हम लोगों को पढ़ना है। तो किंगडम फंजाई में कैसे जीवों को शामिल किया गया है उस पर हम लोग बात करते हैं अभी फिलहाल। लेकिन और कुछ बच्चे जुड़ जाएं, 7:01 हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग टाइम से आ जाते हैं क्लास में। पायल हमारे साथ आ चुकी हैं, प्रीति जुड़ चुकी हैं, देवेंद्र हमारे साथ हैं, आकाश हमारे साथ हैं, कौशल हमारे साथ हैं, विवेक हमारे साथ हैं। सब कुछ क्लियर है। सो लेट अस स्टार्ट विद किंगडम फंजाई। बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जहां कहीं पर भी बायो आएगी इंपॉर्टेंट होगा। किंगडम फंजाई में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं बना सकते। आपको मालूम ही होगा जो फंगस होता है, फंगस मतलब सिंगुलर हुआ है ना, एक की बात कर रहे हैं तो फंगस, पूरे की बात कर रहे हैं तो फंजाई। फंजाई प्लूरल है, फंजाई क्या है, प्लूरल है, और फंगस सिंगुलर है। तो कवकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है जी, पर्णहरित अनुपस्थित होने के कारण ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं। मतलब दूसरों पर निर्भर करने वाले होते हैं, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। पर मैंने कहा था कि विषम पोषी तो कई तरह के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तो कई तरह के होते हैं। वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो घास फूस खाते हैं उसको क्या कहेंगे? हर्बीवोरस। जो मांस खाते हैं कार्निवोरस। जो सब कुछ खा जाते हैं ओमनीवोरस। जो दूसरों की बॉडी में रहकर उससे फायदा लेते हैं पर उसी को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परजीवी। जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सारे के सारे कवक होते हैं तो क्या कहिएगा सर? विषम पोषी। लेकिन उसमें भी कैसा, कुछ होते हैं मृतोपजीवी और कुछ होते हैं परजीवी। कुछ कवक जो हैं वो पैरासाइट होते हैं जो पौधों में और जंतुओं में बीमारियां फैलाते हैं, और कुछ सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक कहने का मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। सो दोज organisms which obtained their food from dead and decaying organic matters, वो जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से ग्रहण करेंगे उसको मृतोपजीवी कहते हैं, सेप्रोफाइटिक कहते हैं। तो सारे के सारे कवक होते हैं विषम पोषी। उनमें से कुछ पैरासाइटिक, मतलब पौधों में जंतुओं में बीमारियां फैलाएंगे, और कुछ सैप्रोफाइटिक, कोई चीज सड़ गल रही होगी वहां पर आकर उसको डिकम्पोज कर देगा, इसलिए हम इसे डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं। अगर एनिमल की डेथ हो गई, प्लांट की डेथ हो गई, उसको सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सभी कवक होते हैं तो उत्तर क्या होगा? विषम पोषी। उसमें से कुछ सैप्रोफाइटिक, कुछ पैरासाइटिक, है ना। अब आते हैं हम लोग इस सवाल पे। अगर पूछा जाए कि ऑल फंजाई कैन बी क्लासिफाइड एज, सभी कवकों को कहा जा सकता है हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट, तो सारे के सारे कवक अभी बोला क्या होगा? हेटेरोट्रॉप्स होंगे। उनमें से कुछ क्या होंगे? सैप्रोफाइटिक, कुछ क्या होंगे? पैरासाइटिक। कुछ सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करेंगे, कुछ पौधों और जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है आयुष, है ना। विटामिन सबसे लास्ट में, योगेंद्र सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन, तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग।
गोविंद बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कवकों का। जैसे देखो, कवक का एक एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट को हम लोग खमीर भी कहते हैं जी। कितने लोगों को ये पता नहीं होता है, सूरज साहब, गोविंद साहब, आयुष, योगेंद्र, जितने लोग भी लाइव हैं, कितने लोगों को ये पता नहीं होता है कि ईस्ट एक कवक है, एक फंगस है। आप आज जान लीजिए कि ईस्ट क्या है, एक कवक है। कैसा कवक? तो कहिएगा सर यूनिसेलुलर फंगस होता है, एक कोशिकीय कवक होता है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। बी वाला सब, B1, B2, B3 सारा प्रचुर मात्रा में विटामिन बी पाया जाएगा। 12 को हटा दीजिए, बी ही रखने देते हैं। बी कहने का मतलब सारा बी वाला आ गया ना। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ईस्ट का बेकिंग इंडस्ट्री में, यानी ब्रेड बनाने वाले कारखाने में यूज करते हैं। आप जानते हैं कि ईस्ट के पाउडर आते हैं मार्केट में अलग अलग फ्लेवर में। हम क्या करेंगे, आटा गूंथते समय ईस्ट का पाउडर मिला देंगे आटे में। ईस्ट का पाउडर क्या मिला देंगे? आटे में मिला देंगे, फिर है ना। फिर जब इसको हम फ्राई करेंगे तो CO2 निकलेगा, और CO2 के बबल्स जहां जहां से निकलेंगे वहां से आटे में छेद हो जाएगा। तो ब्रेड में आप पोर्स देखते हैं वो ईस्ट की वजह से देखते हैं। तो ये यूनिसेलुलर आपका फंगस है ईस्ट, एक कोशिकीय कवक है जिसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने वाले कारखाने में किया जाता है। उसके बाद अल्कोहल बनाने के लिए भी किया जाता है, शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग शराब बनाने वाले कारखाने में भी करते हैं, यानी शराब बनाने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अगर शुगर है, शर्करा है, और उस पर अगर आप ईस्ट अप्लाई करते हैं तो ये ईस्ट क्या करेगा, इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? अल्कोहल में। किसमें? और जब भी मैं अल्कोहल बोलता हूं उसका मतलब क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। ओके। और शुगर का ईस्ट की सहायता से अल्कोहल में जो कन्वर्जन है वो कहलाता है फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन, दैट इज किण्वन। तो फर्मेंटेशन है, क्या है समझ में आया? कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज व्हाट? फर्मेंटेशन। शर्करा का खमीर की सहायता से अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ओके। तो पूछा गया आपसे कि ईस्ट में ऐसा क्या होता है जो शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। तो याद रखना, ईस्ट में एक एंजाइम होता है, ईस्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेज, है ना। ईस्ट में क्या है? एक एंजाइम है, ईस्ट में एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है भाई? जाइमेज। तो ये जाइमेज नामक एंजाइम जो है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इज नोन एज फर्मेंटेशन। शर्करा का खमीर की सहायता से अल्कोहल में परिवर्तन फर्मेंटेशन कहलाता है। तो अब आप शुगर आप जहां से लाइए वो आपकी मर्जी है। अब अनाज के शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, चावल का, गेहूं के शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठर्रा बन जाएगा। महुआ के शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो देसी बन जाएगा। एप्पल जूस, अंगूर जूस के शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वोडका, रम, विस्की बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो हम ईस्ट का ये सब इस्तेमाल जो है वो याद रखेंगे। दूसरा जो आपका कवक है वो है आपका मशरूम। मशरूम या छत्रक या कुकुरमुत्ता कहते हैं इसको। ये भी क्या है? एक प्रकार का फंगस है, मतलब कवक है। कितने लोगों को पता नहीं होता है कि मशरूम भी कवक है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जहां पर कोई चीज सड़ गल रही होगी, ऐसा छतरी जैसा उगाता है, यही मशरूम है। और इसमें ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है। और कुछ मशरूम एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, है ना। और जो एडिबल मशरूम है, एडिबल मशरूम है, खाने योग्य मशरूम जो है वो है एगारिकस।
ये जो छाता दिख रहा है ना, ये एगारिकस है, एगारिकस बोला जाता है इसको। और ये खाने योग्य मशरूम होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सो इसकी बड़ी पैमाने पर खेती होती है। आपने देखा होगा कि मशरूम के डिशेस जो हैं वो काफ़ी मतलब महंगे मिलते हैं। लेकिन मशरूम की कुछ जातियां काफ़ी पॉइजनस भी होती हैं, खाते ही आदमी मर सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप गांव में गए और मशरूम उखाड़ना शुरू कर दिया और उसका सूप बना लिया, है ना। तो जिसको इसकी जानकारी है, परख है, वही बनाए, ठीक है। हाँ, ये अल्कोहल सादा सादा सा अल्कोहल होगा, बिल्कुल। तो ये सब हो गया, दूसरा कवक हमने देखा मशरूम। उसके बाद अगला कवक है राइजोपस। राइजोपस, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। आप ब्रेड को कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए तो इसके ऊपर देखिएगा कि एक ग्रीनिश स्पंजी लेयर आपका डेवलप हो गया, जाली जैसा डेवलप हो गया। यही है आपका क्या, यही है राइजोपस। और ये राइजोपस नाम का जो कवक है ना, ये सब फंगस ही है। राइजोपस नाम का जो कवक है ना, वो ज्यादातर ब्रेड पर ही उगता है, इसीलिए इसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद न्यूरोस्पोरा एक कवक है जिसको हम पिंक मोल्ड के नाम से जानते हैं, और इसका इस्तेमाल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में किया जाता है ना। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, आनुवांशिकी के प्रयोगों में। तो आनुवांशिकी के प्रयोगों में किस कवक का इस्तेमाल होता है? तो उत्तर होगा आपका न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को और किस नाम से जानते हैं? पिंक मोल्ड के नाम से जानते हैं। पांचवा जो कवक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेनिसिलियम। याद रखिएगा, पेनिसिलियम क्या है? एक कवक है, पूरा नाम होता है पेनिसिलियम नोटाटम। और इस कवक से फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली गई थी, प्रथम प्रतिजैविक निकाला गया था, और उस एंटीबायोटिक का नाम रखा गया था पेनिसिलिन। देखो, पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलियम क्या है? कवक है। तो एक कवक है पेनिसिलियम, ये देखिए दिख रहा है ना, ये है पेनिसिलियम नोटाटम नाम का कवक है। उससे पहला एंटीबायोटिक निकाला गया था, उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन। और इसको निकालने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो 3 सवाल यहां से पूछा जाता है कि प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था कवक से, जीवाणु से, विषाणु से? तो कवक से। किस कवक से? पेनिसिलियम नामक कवक से। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाला गया उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, और इसको निकालने वाले थे कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, ठीक है। ठीक है, न्यूरोस्पोरा कवक है, इसमें एग्जांपल क्या देना? न्यूरोस्पोरा एक कवक का नाम है, ये तो एग्जांपल ही है ना। न्यूरोस्पोरा क्या है? कवक है जिसका नाम है पिंक मोल्ड। इसको जनरली लोग पिंक मोल्ड भी कहते हैं, और इसका अनुवांशिकी के प्रयोगों में लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो राइजोपस एक कवक है, न्यूरोस्पोरा एक कवक है, पेनिसिलियम एक कवक है ना। मशरूम एक कवक है, उसके बाद आपका ईस्ट एक कवक है। तो कितने कवक हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाए? ईस्ट एक एग्जाम्पल हो गया कवक का, मशरूम भी क्या है? एक कवक है, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, ये सब के सब कुछ इंपॉर्टेंट हमने फंगस को आपको दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं, देखिए ये जो कवक है, मान लिया आपका ये जो कवक है, इसमें जो ब्रेड को आप छोड़ दीजिएगा तो इसमें जो धागे जैसी संरचना बनेगी, उसको आपको पहले ही पढ़ा रखा है मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं, ओके। तो कवक में जो धागे जैसी संरचना है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहेंगे हाइफा। क्या कहेंगे? हाइफा। एक क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ पॉइंट बतला दे रहा हूं। एफ्लाटॉक्सिन, क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ पॉइंट्स लिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक विषैला पदार्थ किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, कृमि से? बताइए। तो आप गेस कर लीजिएगा कि हम लोग फंगस पढ़ रहे हैं, तो एफ्लाटॉक्सिन नाम का जो सब्सटेंस है वो फंगस से प्राप्त होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन नाम का एक जहरीला पदार्थ है जो आपके कवक से प्राप्त होता है। उसके बाद ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं कि सेल वॉल जो बना होता है फंगस का,
फंगस का जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है, तो आपने पढ़ रखा है काइटिन का बना होता है ना, ये हमने पढ़ा होगा साइटोलॉजी में। उसके बाद देख लीजिए कि कौन एक एडिबल फंगस है, कौन एक खाने योग्य कवक है या खाद्य कवक है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि एगेरिकस नाम का एक कवक है जिसके डिशेस बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि जो ब्लैक रस्ट होता है, वीट में एक बीमारी होती है, गेहूं के पौधे में जब बालियां आती हैं, गेहूं के पौधे में जब बालियां आती है तो उस पर काला काला सा रस्ट टाइप का लग जाता है जो गेहूं के उत्पादन को घटाता है। इस बीमारी को बोलते हैं ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। वो किस कवक से होता है, तो गेहूं का काला रतुआ नामक रोग किस कवक से होता है, तो याद रख लेना है पक्सिनिया ग्रैमिनिस नाम का एक कवक होता है जिससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचती है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे पूछा जाए कि रिजर्व फूड कौन सा है फंगस का, फंगस का रिजर्व फूड कौन सा है, तो याद कीजिए पहली क्लास एनिमल न्यूट्रिशन की, तो हमने कहा था कि भाई पौधों का संग्रहित भोजन स्टार्च होता है और जंतुओं का और कवकों का जो संग्रहित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है। तो इस तरह से पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर पूछा गया कि वह फंगस जिसका इस्तेमाल अनुवांशिकी के प्रयोगों में किया जाता है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है, वो कौन सा फंगस है, तो अभी आपको पढ़ाया था न्यूरोस्पोरा नाम का एक फंगस होता है जिसका इस्तेमाल हम अनुवांशिकी के प्रयोगों में करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं, एक और जीव की हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम है आपका लाइकन। क्या नाम है, लाइकन। लाइकन, ये लाइकन क्या है पहले उसको समझाएंगे, फिर हम इस स्लाइड पे वापस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। और यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज लाइकन। तो देखो, अगर आप लाइकन की बात करते हो, ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत रखना। लाइकन, तो लाइकन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अगर एल्गी और फंजाई, एल्गी मतलब शैवाल और फंजाई यानी कवक, फंजाई यानी कवक जब साथ साथ रहते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को लाइकन कहा जाता है। और इनके रिलेशन को, इनके संबंध को एक नाम दिया जाता है, वो संबंध कहलाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस बोले तो सहजीविता। जैसे दो लोग, मेल और फीमेल, जब शादी के बाद एक साथ रहते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को कपल बोला जाता है और उनके रिलेशन को वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन हम लोग कहते हैं। दो लोग यानी मेल और फीमेल बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो उसके रिलेशन को कहा जाता है लिव इन। एक नया रिलेशन है मार्केट में, लिव इन, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि ये हमारे लायक है कि नहीं। जब 1-2 साल रहने के बाद उनको लगता है कि हाँ इससे शादी की जा सकती है तो शादी कर लेते हैं, और अगर लगता है कि नहीं है तो फिर अपनी अपनी राह हो लेते हैं। तो परखते हैं लोग एक दूसरे को रहकर कि ये हमारे लायक है कि नहीं। पर एक शायर कहता है कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। ओके, तो उसी तरह से जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लाइकन और इसके रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोसिस।
सहजीविता। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों साथ रहते क्यों हैं? एल्गी एक अलग जीव है, फंगस एक अलग जीव है, दोनों में को साथ रहने की ऐसी क्या मजबूरी आ गई? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दोनों को साथ रहना पड़ रहा है? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। एक शायर कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। और जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता। और ज्यादा पी ले तो बहकने लगते हैं, कम पिए तो नशा नहीं होता। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि दोनों को साथ रहना पड़ रहा है? दो अलग जीव हैं, साथ रहने की वजह क्या है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि एल्गी एल्गी एक ऐसा जीव है जिसमें ना तो पत्ती है, ना ही तना है, ना ही जड़ है, लीफ लाइक बॉडी है जिसको कहते हैं थैलस। तो आपने देखा होगा कि एल्गी वाटर तो एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, तो आपने देखा होगा कि एल्गी हमेशा नम स्थानों पर मिलेंगे। पानी की सतह पर काई जैसा ये जो लग रहा है वो क्या है? एल्गी है। या आपके घर के आसपास ये ट्यूबवेल है, यहाँ पे जो हरा हरा सा दिख रहा है काई जैसा, वो क्या है? एल्गी है। दीवार नम है, इस पर पूरा हरा हरा सा घेर लिया है, वो क्या है? एल्गी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि एल्गी जो है वो हमेशा नम स्थानों पर मिलेंगे, क्योंकि इसके पास जड़ नहीं है, सो ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि एल्गी हमेशा नम स्थानों पे मिलेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ड्राई है, मरुस्थलीय मतलब वातावरण है, वहां पे एल्गी जीवित नहीं रह सकता। तो ये संबंध बना लेता है किसके साथ? फंजाई के साथ। यानी ये जो संबंध है वो शौक से नहीं है, मतलब से है। मतलबी संबंध है, जरूरत है इसे, इस संबंध की। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। एल्गी की मजबूरी क्या है? आप कह सकते हैं कि सर एल्गी जो है वो खाना बना सकता है, भोजन बना सकता है, क्योंकि ये हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन इसमें जड़ें नहीं होती, तो ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मजबूरी आ गई। और फंगस की मजबूरी क्या है कि भाई ये फूड नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता नहीं है, व्हाइट कलर का होता है, तो ये भोजन नहीं बना सकता। लेकिन ये स्पंजी होने की वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, जल अवशोषित कर सकता है। तो दोनों की देखो अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ये खाना बना सकता है, जल अवशोषित नहीं कर सकता। ये जल अवशोषित कर सकता है, खाना नहीं बना सकता। तो दोनों कहते हैं कि चलो साथ रह लेते हैं, हम खाना बनाएंगे, तुम पानी का जुगाड़ करना। फिर ये जो खाना बनाता है इसको दोनों क्या करते? शेयर कर लेते, दोनों का काम चल जाता। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन के लाइकन है क्या? तो एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन, एल्गी प्लस फंजाई विल बी इक्वल टू लाइकन। अगर पूछा जाए कि लाइकन में एल्गी का क्या रोल? खाना बनाना। फंगस का क्या रोल? वाटर एब्जॉर्ब करना। अगर पूछा जाए कि लाइकन में एल्गी और फंगस के रिलेशन को क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर सिम्बायोसिस कहते हैं। फिर पूछेगा सिम्बायोसिस क्या है, तो कहिएगा एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। प्लस प्लस कहने का मतलब क्या? दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों घुट घुट कर मर जाएंगे। इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस यानी सहजीविता। तो अगर कोई पूछे कि सिम्बायोसिस क्या है, तो कहिएगा सर ये आशिकी 2 है। क्या है? आशिकी 2 है। इसी में गाना था ना कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो अगर एक को हटा देंगे तो दूसरे का वजूद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यूट्यूब मैराथन माल्या क्या पूछ रहे हैं? ठीक है। एक और रिलेशन होता है, एक और रिलेशन होता है बायो में, जिसका नाम होता है म्यूचुअलिज्म, है ना।
इसमें भी देखो दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भैंस चरता रहता है, भैंस चरती रहती है और उस पर कौआ बैठा रहता है, और कौआ क्या करता है, भैंस की स्किन में जो कीट कीट वगैरह हैं उसको खा लेता है। इससे दोनों का फायदा है। कौए का पेट भर रहा है, भैंस की स्किन की गंदगी साफ हो रही है, लेकिन कौआ उड़ जाता है तो भैंस बेहोश होकर गिर जाती है क्या? नहीं, दोनों मस्त रहते हैं। मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यानी तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये पहले जमाने की मोहब्बत थी कि अगर जुदा हुए तो मर गए, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। और ये आजकल के जमाने की मोहब्बत है, तेरा प्यार हुक्का मार, है ना। तो अगर पूछा जाए आपसे कि सिम्बायोसिस क्या है, तो कहेगा कि एक ऐसा रिलेशन है, नहीं सिंपल बोल दिया, आशिकी टू है, मतलब हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, है ना। यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों घुट घुट कर मर जाएंगे। फीवर आ रहा है कौशल, फीवर के लिए अभी तो फिलहाल पैरासीटामोल ले लीजिए, उसमें पूछने की क्या जरूरत है, घर में रखा होगा पैरासिप वगैरह। तो लाइकन देखो क्या लिखा मैंने, लाइकन है क्या, तो कहेगा सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकन। कवक और शैवाल के बीच जो सहजीविता का संबंध है, मतलब प्लस प्लस वाला रिलेशन है, वो लाइकन कहलाता है। और ये सवाल तो आप भूल ही नहीं सकते भाई, सुपर डुपर हिट सवाल। लाइकन को एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर माना गया है, वायु प्रदूषण का सूचक माना गया है, और एयर पॉल्यूशन में भी किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो अगर पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक हैं या वायु प्रदूषण के सूचक हैं, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, लाइकन। देखें कैसे कैसे लाइकन बोलेंगे। जिस एरिया में, किसी एरिया में अगर एयर पोल्यूशन है और खास करके सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा उस एरिया में बढ़ रही है, तो उस एरिया के लाइकन मरने लगते हैं, उस एरिया में लाइकन की संख्या घटने लगती है। तो जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छा इधर एयर पोल्यूशन है, और उसमें भी खास करके किसका लेवल हवा में बढ़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। तो वायु प्रदूषण के सूचक हैं या सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक हैं, उत्तर होगा लाइकन। और आपने लिटमस तो पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, एसिड बेस इंडिकेटर जो लिटमस होता है वो लाइकन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। सीडीएस में ये सवाल पूछा गया था कि लाइकन को किससे प्राप्त, सॉरी, लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकन से प्राप्त किया जाता है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम बोलें कि एल्गिल, लाइकन में एल्गी और फंजाई दोनों है, तो इसके शैवालीय साझेदार को क्या बोलेंगे, और कवक वाले साझेदार को क्या बोलेंगे, फंगल पार्टनर को और एल्गल पार्टनर को क्या बोलेंगे। तो एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी कहलाती है ना, तो इसको बोलेंगे फाइकोबायोन्ट। क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट। और कवक की स्टडी माइकोलॉजी कहलाती है, तो ये कहलाएगी माइकोबायोन्ट। क्या कहलाएगी, माइकोबायोन्ट। ठीक है, तो फंगल पार्टनर को फाइको, सॉरी, एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट और फंगल पार्टनर को माइकोबायोन्ट कहेंगे। फंगस की स्टडी माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी। तो फाइकोबायोन्ट मतलब शैवालीय साझेदार को फाइकोबायोन्ट और कवकीय साझेदार को माइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ये थोड़ा डीप सवाल हो गया। ओके, जैसे एक सवाल है, द एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकन इज नोन एज, लाइकन के शैवालीय साझेदार को क्या कहते हैं। तो शैवाल की स्टडी क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी, तो फाइकोबायोन्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको। मैंने कहा
कि लाइकन जो है वो क्या है, वायु प्रदूषण के सूचक हैं। कोई जीव अगर वातावरण में होने वाले चेंजेस को दर्शाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो इंडिकेटर कहते हैं जी, है ना, जैव सूचक बोलते हैं। यानी लाइकन क्या है, एक बायो इंडिकेटर है, यानी वातावरण में होने वाले चेंजेस को दर्शा रहा है। ओके, तो लाइकन को हम बायो इंडिकेटर भी कह सकते हैं। अब आते हैं माइकोराइजा पे। तो अभी अभी मैंने क्या बोला था, अभी अभी मैंने बोला था कि एल्गी और फंजाई जब साथ साथ रहते हैं तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, लाइकन कहते हैं, है ना। तो जब शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं तो इसके सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, लाइकन कहेंगे। उसी तरह से एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका, कवक प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। कवक तथा विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच, विशाल वृक्ष की जड़, इन दोनों के बीच जो सहजीविता का संबंध है वो कहलाता है माइकोराइजा। क्या कहलाता है, माइकोराइजा। तो कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का संबंध लाइकन कहलाता है। उसी तरह से कवक और विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच जो सहजीविता का संबंध है वो माइकोराइजा कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। क्यों, देखो, ये मान लिया कि विशाल वृक्ष है और ये कवक हैं, तो आप जानते हैं कि ये जो विशाल वृक्ष होते हैं वो फास्फोरस को अवशोषित करने की उनमें क्षमता नहीं होती, है ना। फास्फोरस को अवशोषित पौधे नहीं कर पाते, तो फास्फोरस को अवशोषित करके पेड़ों को देगा कौन, ये कवक। बदले में ये पेड़ इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन, क्योंकि कवक तो भोजन बना नहीं सकते, ये पोषण देते हैं। तो कवक और विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच जो सहजीविता का संबंध है, दोनों दूसरे से फायदा उठा रहे हैं ना, तो सिम्बायोसिस कहलाएगा। तो कवक और विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच, कवक एवं विशाल वृक्ष के जड़ों के बीच सहजीविता का संबंध क्या कहलाएगा, माइकोराइजा। और शैवाल और कवक के बीच सहजीविता का संबंध क्या कहलाएगा, तो लाइकन। क्या कहलाएगा, लाइकन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर कवक को कितने कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, बताइए। पोषण की विधि के आधार पर कवक को कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, 1 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी, 6 कैटेगरी। जल्दी बताइए। बताइए वसुंधरा, सिद्धार्थ, माल्या, शुक्रिया आपका। तो मैंने कहा कि सारे के सारे कवक तो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, लेकिन उनमें से कुछ क्या होते हैं, पैरासाइटिक, कुछ होते हैं सेप्रोफाइटिक, और कुछ अभी बताया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक को भूल जाइएगा क्या, 3 कैटेगरी ना, एक तो हो गया पैरासाइटिक मतलब परजीवी, दूसरा हो गया सेप्रोफाइटिक, और तीसरा हो गया आपका सहजीवी सिम्बायोटिक। कुछ रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो कुछ कवक जो हैं वो रिलेशनशिप में भी रहते हैं, तो 3 हो गया ना, तीसरे को भूल गए क्या, परजीवी, मृतोपजीवी एवं सहजीवी, 3 हो गया ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं आया समझ में, 3 कैटेगरी। सूरज वेरी गुड, आयुष, पायल बहुत खूब। चलो, तो ये हमारा हो गया भाई क्या, तो आपने कहा सर किंगडम फंजाई। किंगडम मोनेरा पे आइए। किंगडम मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। एक कोशिकीय है और सेल का टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक। तो कहां रख देंगे हम,
किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर और कोशिका का प्रकार यू प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक जीव। इसमें एग्जाम्पल 3 ही है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये सब के सब आएंगे मोनेरा में। तो सबसे पहले हम जीवाणु को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेते हैं ना, है ना, वन लाइनर पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, ओके। तो देख लीजिएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है, तो किंगडम मोनेरा से। और किंगडम मोनेरा में कैसे जीवों को शामिल किया गया है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। तो कोई अब आपसे बोलता है कि बैक्टीरिया सिंगल यूनिसेलुलर के मल्टी सेलुलर, तो बोलिएगा सर यूनिसेलुलर होगा। और सेल का टाइप कैसा, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि मोनेरा से बिलोंग कर रहा है। और बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और बैक्टीरिया की खोज तो बताइए ना, किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक साहब ने करी थी, लीवेनहॉक साहब ने करी थी। ठीक है, अब बैक्टीरिया का थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बताता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है ना। तो हमने आपसे कहा था कि ये कोशिका है, याद कीजिए साइटोलॉजी में पढ़ाया था, ये कोशिका है और ये डीएनए है। तो डीएनए अगर एक झिल्ली से घिरा हुआ है या न्यूक्लियस के अंदर है, केंद्रक के अंदर डीएनए है, तो इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसमें सब कुछ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, सब होगा। तो एक ऐसी कोशिका जिसका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन एक ऐसी कोशिका जिसका डीएनए डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। और इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं होंगे, कोशिकांग के नाम पे सिर्फ 70S राइबोसोम होंगे। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो यूकैरियोटिक, डीएनए डायरेक्ट रखा हुआ है साइटोप्लाज्म में, किसी झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। याद है, साइटोलॉजी में पढ़ा रखा है। अब आते हैं बैक्टीरिया की संरचना। तो बैक्टीरिया की संरचना अगर हम दिखा दें आपको, तो ये जो बैक्टीरिया होगा ना, वो सबसे पहले एक झिल्ली से घिरा होगा जिसको सेल वॉल कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब कहेगा सर सेल वॉल तो प्लांट में भी होता है, तो बैक्टीरिया को आपने प्लांट में क्यों नहीं रखा, किंगडम मोनेरा में क्यों रख दिया। तो भाई सेल वॉल अलग अलग होता है, इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, और प्लांट का बताया था सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल के नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, सीएम और पीएम जिसको लिखते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली जगह जगह पर ऐसे धंस कर, ऐसे इनफोल्ड होकर, अंदर धंस कर इस तरह की संरचना बनाती है, इसको कहते हैं मीसोसोम, मीसोसोम। तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जगह जगह पे धंसकर मीसोसोम का निर्माण करती है। सेल है तो क्या होगा, लिक्विड होगा, और सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। और इसका जो डीएनए है इसी कोशिका द्रव में पड़ा रहेगा। यह है डीएनए। डीएनए किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, सो इसको न्यूक्लियस ना बोलकर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। अगर डीएनए ऐसे घिरा रहता झिल्ली से तो न्यूक्लियस बोलते, ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। और वह कोशिका जिसका डीएनए झिल्ली से घिरा हुआ नहीं है, ऐसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। जैसे बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक की श्रेणी में आता है।
इस मेन डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए है। मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, अतिरिक्त डीएनए भी होता है, अतिरिक्त डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। और कोई भी सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कुछ नहीं होगा। सेल ऑर्गेनेल के नाम पे सिर्फ राइबोसोम होगा, और राइबोसोम में भी कौन? 70S राइबोसोम होगा। ठीक है, 70S राइबोसोम होगा। ये टेलीग्राम चैनल अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? जुबैर सर फैन क्लब। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें रेस्पिरेशन कहां होगा? तो रेस्पिरेशन के लिए यहां पे मीजोजोम है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट फंक्शन करेगा। तो ये जो मीसोसोम है यहां पे होगा रेस्पिरेशन की क्रिया, श्वसन की क्रिया। और ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल हम जैव प्रौद्योगिकी में करते हैं? तो उत्तर होगा प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या है? मेन डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए है वो कहलाएगा आपका प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। चलिए, तो अब इसके जो पार्ट्स हैं उसको देख लीजिए बस। पहला है न्यूक्लियोइड, ये मेन डीएनए होता है ना, सेंट्रल डीएनए या मेन डीएनए, मुख्य डीएनए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरियो बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है बैक्टीरिया का, वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है, पहले से आप पढ़े हुए हैं। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड की। लेकिन बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। तीन चीजें मैंने आपको रटने के लिए बोली होंगी। प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। अभी बताया फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब प्रोटीन और शुगर, है ना, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। मीसोसोम की अगर हम बात करें तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जगह जगह पे इस तरह से धंस कर जो रचना बना रहा था, यही था आपका मीसोसोम, और यहीं पर श्वसन की क्रिया हो रही थी। तो पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या है? पॉलीपेप्टाइड और शुगर, है ना, मतलब प्रोटीन प्लस शुगर को हम क्या बोलेंगे? पेप्टिडोग्लाइकन कहेंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया का शेप देख लीजिए। बैक्टीरिया के शेप से भी आपके सवाल रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल है, गोलाकार है, गोलाकार है, इस तरह का बैक्टीरिया है, तो इसको कॉकस कहते हैं। कॉकस कहते हैं, COCCOS, कॉकस। प्लूरल में हो जाएगा कोकाई। बैक्टीरिया अगर रॉड शेप्ड है, रॉड के आकार का, रॉड के आकार का, तो इसको बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसिलस। अगर कॉमा के आकार का है, कॉमा के आकार का, ऐसे जैसे कि हम लिखने में कॉमा देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं विवरियम, विवरियम कहते हैं। और स्पाइरल है, स्पाइरल जीवाणु है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो उसको कॉकस कहते हैं, रॉड के आकार का बैक्टीरिया है तो बैसिलस कहते हैं, कॉमा के आकार का बैक्टीरिया है तो विवरियम कहते हैं, और स्पाइरल बैक्टीरिया है स्पाइरिलम कहते हैं। ठीक है सूरज, तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन हो जाते हैं।
अब एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस। देखो कॉकस का मतलब क्या है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, और स्फेरिकल बैक्टीरिया आपस में मिलकर इस तरह से चेन बना लिया है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकॉकस। कॉकस मतलब गोलाकार और स्ट्रेप्टो मतलब चेन में आ गया, स्ट्रेप्टोकॉकस। अब देखिए बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। एक वो बैक्टीरिया हैं जो एंशियंट हैं, प्राचीन बैक्टीरिया हैं, जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब एंशियंट बैक्टीरिया, प्रीमिटिव बैक्टीरिया, है ना, प्रीमिटिव बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, उसको कहेंगे क्या, आर्की बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में कुछ म्यूटेशन हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और बना क्या, यू बैक्टीरिया। क्या बन गया, यू बैक्टीरिया, यानी ट्रू बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु। तो बैक्टीरिया को हमने कितने भाग में बांटा, देखो बैक्टीरिया को हमने दो भागों में बांटा। एक हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया और दूसरा हो गया आपका यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत प्राचीन बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, एक होंगे ऑटोट्रॉफिक, स्वापोषी जीवाणु जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, और दूसरे होंगे हेटेरोट्रॉफिक, विषमपोषी जीवाणु। हेटेरोट्रॉफिक मतलब विषमपोषी। समझ में आए। तो बैक्टीरिया दो तरह का, आर्की बैक्टीरिया जो बहुत पहले आए, सबसे पहले पृथ्वी पर जो आए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, क्या बन गया, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया दो प्रकार का, वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाएंगे, जो दूसरों पर निर्भर करेंगे, और दूसरों पर निर्भर करने वाले बैक्टीरिया को हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहेंगे। ये पैरासाइटिक हो सकता है, परजीवी जो हम में पौधों में बीमारियां फैलाएंगे। कुछ हो सकते हैं सैप्रोफाइटिक, मतलब सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन लेंगे, जिसको डिकम्पोजर्स भी कहेंगे, डिकम्पोजर्स भी कहेंगे, है ना, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी या अपघटक। तो अगर एनिमल की डेथ हो गई, प्लांट की डेथ हो गई, तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ कवक उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, कवक भी सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और क्या हो सकते हैं, सिम्बायोटिक। बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होंगे, ये पैरासाइटिक वाले, और कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होंगे हमारे लिए। जैसे एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदल देता है ना, दूध को दही में बदल देता है, तो वो यूजफुल हो गया हमारे लिए। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, जो विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण करता है ना। तो हम देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को, सबसे पहले देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, तो यू बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, यू बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी जीवाणु, और दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉफिक यानी परपोषी जीवाणु, है ना। तो पढ़ ही रहे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाला बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया को गलत नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। देखो ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी नहीं है, आप एल्गी पढ़ चुके हैं, वो पौधे में था। वह जीवाणु जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, मतलब वह जीवाणु जो स्वपोषी हैं, ऐसे जीवाणु को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को लोग गलत नाम से भी पुकारते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जैसे
एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है नॉस्टॉक, दूसरा साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है एनाबेना। और ये दोनों ही नॉस्टॉक और एनाबेना नाम का जो साइनोबैक्टीरिया है, ये दोनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम अंजाम देते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे अमोनिया में बदलते हैं, और फिर ये अमोनिया नाइट्राइट में बदला जाता है, और फिर ये नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है, और इस नाइट्रेट को पौधे अवशोषित करते हैं। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में बदल जाना यही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये अमोनिया फिर नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलेगा, नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करेंगे, इस नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। तो नॉस्टॉक और एनाबेना दो मतलब साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया अंजाम देते हैं। लेकिन ये जो नॉस्टॉक नाम का साइनोबैक्टीरिया है ये फ्री लिविंग है। ये क्या है? फ्री लिविंग, फ्री रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन ये वाला जो है ये है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक सहजीवी है। ये जो एनाबेना नाम का साइनोबैक्टीरिया है ये एजोला पिनाटा नामक एक वाटर फर्न है, वाटर फर्न है, जल फर्न है, उसकी पत्तियों में पाया जाता है। तो एनाबेना जो एक साइनोबैक्टीरिया है वो एजोला पिनाटा नामक फर्न की पत्तियों में पाया जाता है, और इसलिए एनाबेना या एजोला को धान के खेतों में डाला जाता है ताकि धान की पैदावार को बढ़ाया जा सके, धान की पैदावार को बढ़ाया जा सके। नहीं, एनडीए के लिए और पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे एनडीए के। आपसे पूछा गया कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया में वो कौन सी विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं? तो उन कोशिकाओं का नाम है भाई हेटेरोसिस्ट। क्या नाम है? हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाएं होती हैं साइनोबैक्टीरिया में जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एजोला एनाबेना एक साइनोबैक्टीरिया है, पूरा नाम होता है एनाबेना एजोली, एक साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो पाया जाता है एजोला पिनाटा नामक वाटर फर्न में। और इस एजोला पिनाटा नामक वाटर फर्न का इस्तेमाल धान के खेतों में किया जाता है ताकि धान की पैदावार को बढ़ाया जा सके। ओके। उसी तरह से एक और साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसमें काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन बी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाई जाती है, विटामिन ई पाया जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल फूड सप्लीमेंट के तौर पे किया जाता है। एक एल्गी थी जिसका नाम था क्लोरेला, उसको भी बॉडी बनाने के लिए यूज करते थे, काफी प्रोटीन था उसमें। स्पाइरुलिना क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी साइनोबैक्टीरिया है, और इसमें भी काफी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। लगभग 100 ग्राम में 57 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम स्पाइरुलिना लेंगे उसमें 57 ग्राम प्रोटीन आपका पाया जाता है। सो स्पाइरुलिना के भी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप आपको, सॉरी सिरप नहीं, पाउडर मार्केट में मिलते हैं। तो स्पाइरुलिना याद रखना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और क्लोरेला एक एल्गी है, दोनों में बहुत फर्क है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और गलत नाम दिया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा बैक्टीरिया है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। प्रकृति में सबसे ज्यादा जो पाया जाएगा वो यही पाया जाएगा। ये बैक्टीरिया आपके अपघटक भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं। बीमारी फैलाने वाले तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। कुछ यूजफुल बैक्टीरिया आपको दिखा देता हूं। एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, पूरा नाम है इश्चीरिशिया कोलाई, जो पाया जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के
कोलन वाले भाग में, इसीलिए इसका नाम है क्या, ई कोलाई, जो विटामिन B12 और विटामिन के का संश्लेषण करता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदलता है। एक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर, जो एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज होता है। एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटैलिकम, जो ब्यूटारिक एसिड के प्रोडक्शन में मदद करता है। मिथेनोबैक्टीरियम बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया एक दवा का उत्पादन करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो रक्त के थक्का को हटाता है। आपके ब्लड में कहीं, आपकी बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो गया, उसको हटाना है तो हम दवा यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कहां से प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया से, रक्त के थक्का को हटाने में। तो ये सब कुछ यूजफुल बैक्टीरिया हैं। और अंत में एक बैक्टीरिया देख लो जो हमारे लिए काफी यूजफुल है, वो है आपका राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लेकिन कैसा, सहजीवी है ये, है ना। और ये जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, ये दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है राइजोबियम नाम का जीवाणु, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। लेकिन एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम नाम का भी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कैसा, मुक्त जीवी, ये मिट्टी में फ्री रहकर मुक्त जीवी क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ओके, तो राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ये तीन बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन राइजोबियम कैसा है, सिम्बायोटिक है। राइजोबियम कहां पाया जाएगा, दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में। लेकिन एजोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम नाम का जीवाणु ये मिट्टी में फ्री रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो आपने देखा बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं। ओके, तो ये था हमारा किंगडम मोनेरा और किंगडम फंजाई। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कल करवा देते हैं डीएनए सेल डिवीजन, ठीक है। कल डीएनए सेल डिवीजन ही कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। क्वेश्चन पहले उसी को कर लेते हैं। डीएनए ईएमआरएस में भी काम आएगा। ईएमआरएस क्या है, पूरा नाम बताइए। कल पढ़ लेते हैं डीएनए सेल डिवीजन। उसको क्यों छोड़ना। ठीक है जी अनिल, मिलते हैं कल, मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।